हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिवांश लीगल। और मैं हूं शिवांश। आज हम बात करेंगे जनरल एक्सप्लेनेशंस की। हमारे जो सेक्शंस हैं हम अभी तक कवर कर चुके हैं 30 सेक्शन तक, और इसके आगे जो सेक्शन है 31 से 40 तक के जो जितने भी सेक्शंस हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो आइए देखते हैं क्या हैं ये सेक्शंस और इनके अंदर क्या डिफ़ाइन कर रखा है और देखते हैं। पहला जो सेक्शन है 31 वो है विल, देन उसके बाद है इलीगल ओमिशन, फिर है 33 के अंदर एक्ट एंड ओमिशन, फिर कॉमन इंटेंशन, फिर 35 के अंदर आ जाता है अपना क्रिमिनल नॉलेज एंड इंटेंशन, एंड देन 36 के अंदर है एक्ट डन बाय पार्टली और पार्टली बाय ओमिशन, इफेक्ट अगर क्या होगा उसका। देन 37 के अंदर है कॉपरेशन, अगर ऑफेंस के अंदर सेवरल एक्ट्स हो रहे हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं तो इसको भी हम देखेंगे। देन 38 है पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट, और इसमें मतलब ये है कि डिफरेंट ऑफेंसेस अगर करते हैं तो उनको कैसे सज़ा मिलेगी। देन 39 वॉलंटरी, एंड 40 जो है ऑफेंस का मीनिंग है। तो आइए देखते हैं, चलते हैं क्या है इनके अंदर। तो 31 जो है विल को डोनेट करता है टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट की हम डेफिनेशन हम देख चुके हैं पहले ही सेक्शन 29 के अंदर। देन अब ये क्या कह रहा है कि टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट मतलब वसीयत क्या है कि जैसे मैं मरने के से पहले अपने कोई वसीयत करता हूँ कि ये प्रॉपर्टी है, ये जितना भी है ये सब मैं अपने इस पर्सन को जो है हायर को दे के जा रहा हूँ, तो ये मेरी क्या है, विल है। सो इसका मतलब यही था टेस्टामेंट्री मतलब साइन करना नीचे कि मैं अपने जीते जी अपने होशोहवास में ये चीज़ जो है इस पर्सन के नाम करूँगा, मरने के बाद इसकी होगी, ठीक। देन इसके बाद 32 वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन। अब इलीगल ओमिशन क्या होते हैं कि मतलब ऐसा कोई काम, पहले हम देखते हैं कि ओमिशन क्या होता है। ओमिशन है मतलब कोई चूक जाना, मतलब और फॉल्ट होना किसी का, और मतलब अबॉलिश करना या डिलीशन करना, कंसीलमेंट करना, तो ये सब क्या है, ओमिशन है। मतलब कि अब एक्ट में इलीगल ओमिशन को कब इंक्लूड करेंगे, वर्ड्स मतलब इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर द कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट अनलेस, मतलब ये है कि एक्ट के अंदर इलीगल ओमिशन को हम तब इंक्लूड करेंगे जब ऐसा कोई विपरीत मतलब निकल रहा, विपरीत इंटेंशन हो, दिखे कि हाँ मतलब उसने ऐसा काम किया तो इसका ये जो था ये जो है इलीगल ओमिशन के अंदर भी मतलब ऐसा एक्ट जो है इलीगल ओमिशन है, तो उसको तब हम मान लेंगे कि ये जो है ऐसी इंटेंशन अपीयर होगी जब, तब हम मान लेंगे कि। अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाना करके दिया, तो ये क्या है, अटेम्प्ट टू मर्डर है। तुम प्लानिंग कर रहे हो कि मतलब तुम ऐसा एक्ट कर रहे हो कि थोड़ा थोड़ा खाना दे करके दे रहे हो, तो देन जो है उसको हम मानेंगे इलीगल ओमिशन। देन इसके बाद है, इसके अंदर बेसिकली हम यही मान के चल रहे हैं कि एक्ट को इंक्लूड कब करेंगे, इलीगल ओमिशन को एक्ट के अंदर कब इंक्लूड करेंगे वर्ड्स को, तो ये बेसिकली डेफिनेशन है। देन इसके बाद एक्ट एंड ओमिशन की अलग अलग डेफिनेशन है। तो अब ये कह रहा है कि एक्ट, अगर कोई सीरीज में कोई एक्ट कर रहा है तो वो भी एक सिंगल एक्ट ही माना जाएगा। अब मान लो कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ा थोड़ा करके खाना दे रहा है, थोड़ा थोड़ा करके जहर दे रहा है, तो उससे क्या है, थोड़ा थोड़ा करके जो उसको खाना दे रहा है तो वो क्या है, वो ओमिशन है। और अगर थोड़ा थोड़ा करके उसको मार रहा है तो उससे क्या है, वो एक्ट है, वो सीरीज ऑफ एक्ट है। और ओमिशन क्या है, ऐसा मतलब कोई कार्य जो नहीं करना चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, उसको जहर दे रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो उससे क्या है, उसकी जो है इम्यूनिटी है, या उसका खाना नहीं दे रहा तो उसकी इम्यूनिटी पे इफेक्ट कर रहा है जाके, और उससे क्या है आगे जाके वो उस पर्सन की डेथ हो सकती है। तो एक्ट और ओमिशन के अंदर डेफिनेशन में यही माना गया है कि एक्ट यही नहीं है कि मतलब आपने एक काम किया, आपने सीरीज में भी कोई एक्ट किया है तो वो भी सिंगल एक्ट ही माना जाएगा। और ओमिशन वो नहीं है कि मतलब आपने एक कोई ओमिशन किया कि जो नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ किया,
आपने सीरीज में भी ऐसे काम करते गए जो आपको नहीं करना चाहिए था, आप भूलते गए कि आप चूकते गए कि हाँ ऐसा कुछ करने से आपको जो आपको नहीं करना चाहिए था, आप वैसा आपने कुछ किया, तो वो भी सिंगल ओमिशन ही माना जाएगा किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, आपने अगर ऐसा कुछ किया पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए। देन इसके बाद है 34 एक्ट सेक्शन, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। अब इसमें क्या है कि कॉमन इंटेंशन की बात कर रहे हैं। कॉमन इंटेंशन क्या होती है कि जैसे अब इसमें नॉलेज जो है वो शेयरेबल है, शेयर्ड है सबके अंदर मिलके, आपकी सबकी कॉमन इंटेंशन है। अब ये जैसे पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि कॉमन इंटेंशन थी इन दोनों की, ये दोनों हत्या करने के लिए गए थे किसी की, तो इनकी कॉमन इंटेंशन थी। ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर इफ ही हैड डन विद बाय हिम अलोन। मतलब उसको ये समझा जाएगा कि उसने अकेले भी रह के भी उसके मतलब उसने अकेले किया है उस ऑफेंस को, तो उस ऑफेंस के लिए दोनों को सज़ा मिलेगी अलग अलग। तो अब ये था कि अब हम कैसे पता लगाएंगे कि जो कॉमन इंटेंशन है, तो कॉमन इंटेंशन को हम पता लगाएंगे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से कि हाँ भाई इन दोनों लोगों को कहते हैं अंदर जाते हुए देखा गया था, उसके रूम में जाते देखा गया था जिसकी इन्होंने हत्या की है। और ये तो था फैक्ट, मतलब फैक्ट में आप ये मानो कि फैक्ट्स ऐसे हो सकते हैं कि जैसे ये दोनों कोरियर बॉय हैं, यही आए थे, और विटनेस ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आते जाते इनको देखा था। तो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि हाँ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि हाँ ये इनके ऊपर शक जा रहा था, तो जैसे मतलब पहले इनकी कोई लड़ाई थी, और फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस वो होते हैं जैसे पहले किसी की लड़ाई थी तो उनके ऊपर कॉमन इंटेंशन का चार्ज लगता है। देन जो विटनेस हैं वो बताते हैं कि हाँ इन दोनों लोगों ने मिलकर किया था, तो कॉमन इंटेंशन ऐसे पता लगाई जाती है। अब क्या है कि कॉमन इंटेंशन की और क्या बात है अब कि जैसे अब आप मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है मारने गया बी को, एक पर्सन है मारने गया बी को, और उसने बाहर एक अपना मतलब बंदा बिठा रखा है जो ड्राइवर है उसका। अब इन दोनों की मिली भगत है और उसको मारने के लिए, तो इन दोनों की कॉमन इंटेंशन हो गई है, ठीक है। तो ये वाइकेरियस लायबिलिटी क्रिएट करता है दोनों के लिए, दोनों ही उस ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। देन अब इसके बाद है सेक्शन 35। तो सेक्शन 35 क्या कहता है, व्हेन सच एन एक्ट इन क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि पहले था हमने पढ़ा था कॉमन इंटेंशन का, अब ये बात कर रहा है कि नॉलेज की और इंटेंशन की। अब ये कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में क्या डिफरेंस होता है कि कॉमन थी, दो बंदों की थी, दोनों ने मिलके मतलब किया। अब एक ए बी और सी तीन बंदे थे, ठीक है, उन तीनों की डी के साथ दुश्मनी थी और वो तीनों ने मतलब इंडिविजुअली जो है प्लान किया। ए ने प्लान किया कि मैं इसको मारूंगा, शूट कर दूंगा। बी ने प्लान करा कि पनिशमेंट के मैं इससे बदला ऐसे लूँगा कि मैं इसको जो है थप्पड़ मारूंगा जोर से। देन तीसरा जो सी है उसने सोचा कि मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा। तो अब इन तीनों के जो एक्ट हैं इन्होंने उसको कहते हैं इंडिविजुअली जो है एक्ट किया उन डी के ऊपर। तो अगर ये तीनों जो है डी के ऊपर इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं तो जो है इन तीनों को अलग अलग सज़ा मिलेगी। ए को मिलेगी 307 के अंदर, बी को मिलेगी 323 के अंदर और सी को मिलेगी 325 के अंदर, जो कि ग्रीवियस हर्ट है। तो 307 था अटेम्प्ट, ठीक है। देन उसमें क्या है कि अब ये तीनों ने अलग अलग एक्ट किया है, तो इन तीनों का अलग अलग एक्ट के लिए तीनों लायबल होंगे। कॉमन इंटेंशन से ये इसी तरह अलग है। देखो अगर बचाने के लिए किया है कोई एक्ट, ए बी ने तो मतलब मारने के लिए किया और कोई अब जेड पर्सन आ जाता है वो बचाने के लिए करता है, तो फिर वो जो है
वो उससे अलग हो गया, उसका इसकी इंटेंशन अलग हो गई। तो यही फ़र्क है क्रिमिनल नॉलेज में, क्रिमिनल इंटेंशन में। तो क्रिमिनल नॉलेज क्या है? whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention, it is done by several person. Each of such person who join in the act which with such knowledge or intention is liable for the act is the same manner as if it were done by him alone with the knowledge or intention. मतलब उसका ऐसे ही समझा जाएगा कि हर बंदे ने अपने ही मतलब अब हर बंदे को नॉलेज थी, क्रिमिनल नॉलेज थी कि हाँ ऐसा ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, और हर बंदे को जो है उसके लिए लाइबल माना जाएगा अलग अलग, जैसे उसने अलग से मतलब करा है, उसने प्लानिंग की है उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। तो यही फ़र्क था जो कॉमन इंटेंशन था हमने 34 के अंदर पढ़ा, और ये जो 35 जो कहने की कोशिश कर रहा है क्रिमिनल नॉलेज एंड इंटेंशन की बात जो हो रही है इसके अंदर, कि जब जैसे 2 पर्सन मिलके एक काम करते हैं और सेवरल पर्सन मिलके जब काम करते हैं, और उनका जो काम है था उनका इरादा रिवेंज लेने का ईडी से, बट क्या था कि वो अपना अलग अलग एक्ट कर रहे थे। इसमें अलग अलग एक्ट किया, तो अलग अलग एक्ट जो उन्होंने किया उसके लिए अलग अलग जो है उनको जो उन्होंने ऑफेंस किया उसके लिए अलग अलग जो है इंडिविजुअल को सज़ा मिलेगी। और इनकी नॉलेज थी अगर, और इनकी क्रिमिनल नॉलेज थी, क्रिमिनल इंटेंशन थी, उसको मारने की ऐसी थी, तो फिर उसके लिए वही बात है। देन अब बात करते हैं 36 है इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन। देखो अब क्या होता है कि कहते हैं कि जब मामला कोर्ट के अंदर जाता है तो कहता है जो एक्यूज्ड होता है वो कहता है कि मैंने तो भाई साहब बस थोड़ा सा मतलब इसको मारा था, बाकी तो ये अपने आप मर गया। तो वो जो है बचने की कोशिश करता है। तो क्या है कि पहले उसने क्या किया, भूखा रखा उसको थोड़े दिन, उससे क्या है उसकी इम्यूनिटी पावर जो है वीक हो गई। देन उसको थोड़ा सा मारा जिससे उसकी डेथ हो गई। तो उसने कहा कि भाई मैंने तो इसको थोड़ा सा ही मारा था, इतने मारने से तो कोई मरता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा, वो नहीं बच सकता। उसने उसकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर की है और उसको कहते हैं मारा भी है, तो दोनों मिलके जो है कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ऑफेंस को, जिससे कहते हैं ए जो है लाइबल है मर्डर का। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। व्हेनेवर द causing of certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense. It is to be understood that causing of that partly by an act, partly by an omission is the same offense. आधा तुमने कुछ काम करा, आधा तुमने कुछ ऐसी चीज़ की जो नहीं करनी चाहिए थी, तो क्या है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक ही ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस के लिए। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इंटेंशनली causes डेथ पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव फूड, ओमिट कर रहा है, नहीं दे रहा खाना। एंड दूसरा क्या कर रहा है काम, पार्टली बाय बीटिंग जेड, पहले तो उसको खाना नहीं दिया और फिर उसको मारा भी, तो ये जो है उसको मर्डर कंस्टिट्यूट किया, तो ए इज लाइबल फॉर मर्डर। अब सेक्शन है 37। ये सर थोड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जल्दी समझ नहीं आता। बात करते हैं कॉपरेशन, कॉपरेट कर रहे हैं, मिलके कॉपरेट कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए। कॉपरेशन बाय डूइंग ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। सेवरल एक्ट कर रहे हैं, क्या है देखते हैं। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटिंग बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट्स, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any of those acts either singly or jointly with any other person commits that offense. तो क्या है कि intentionally cooperate करते हैं कि किसी ऑफेंस को करने के लिए, और singly या jointly with any other person, और ताकि वो ऑफेंस जो है कमिट कर सकें। इलस्ट्रेशन देखते हैं, उससे ज़्यादा बेटर समझ आएगा। 3 इलस्ट्रेशन हैं इसकी। पहली इलस्ट्रेशन है ए एंड बी जो है मिलके जो है क्या कर रहे हैं,
दोनों इंटेंशन दोनों की कॉमन है इसमें। तो इसमें क्या है, मर्डर करना चाहते हैं दोनों मिलके। तो अब क्या किया, एक ए ने क्या किया, एक डिफरेंट टाइम के ऊपर जेड को जो है पॉइजन दिया एंड बी ने जो है डिफरेंट टाइम के ऊपर पॉइजन दिया। अब इससे क्या हुआ, जेड का जो है मर्डर हो गया, जेड जो है मर गया। तो अब जेड डाई हुआ है, मरा है, तो क्या हुआ, उस दोनों की इंटेंशन थी ना, दोनों ने कोऑपरेट किया ना एक दूसरे को। अगर ए कह देता कि नहीं मैं नहीं कोऑपरेट करता, या बी कह देता कि मैं नहीं कोऑपरेट करता, मैं नहीं ऐसा होने दूंगा, तो बी को सजा नहीं होती या फिर ए को सजा नहीं होती है जो मना करता। तो दोनों ने कोऑपरेशन किया है, यहाँ पे मिलके मर्डर किया है। ईच ऑफ देम इज गिल्टी ऑफ मर्डर। तो दोनों ने एक्ट भले ही सेपरेट किए हैं, बट दोनों की इंटेंशन तो थी ना मारने की। देन इसके बाद है बी, ए एंड बी आर जॉइंटली जेलर। अब ये दोनों जेलर हैं, ठीक है। अब ये दोनों ने क्या किया, दोनों के पास चार्ज है 6-6 घंटे का। ए ने क्या किया, उसको भूखा रखा 6 घंटे के लिए, बी आया, बी ने भी उसको जो है भूखा रखा। अब ये दोनों ही जो हैं, जो जेड जो मरा हंगर से मरा, तो दोनों ही जो हैं मर्डर के लिए लायबल हुए, गिल्टी ऑफ मर्डर। ये था सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद है थर्ड, ए अ जेलर हैज अ चार्ज ऑफ जेड अ प्रिजनर। इसने क्या किया, इसके पास चार था जिसके पास, इसने क्या किया, खाना नहीं दिया, और ए ने तो खाना नहीं दिया। अब इसके साथ बी के साथ इसका कोई वो नहीं था, बी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं था। बी आया, बी ने भी क्या किया, वही किया जो ए ने किया था। ए जब गया, डिसमिस हुआ फ्रॉम हिज ऑफिस, तो बी सक्सीडेड हिम, और उसने क्या किया कि उसने भी वही किया जो ए ने किया था। पर उसके ये काम करने की वजह से, भूखा रखने की वजह से, बी अगर बी खाना दे देता तो वो बच सकता था ना। तो बी ने खाना नहीं दिया, वहां उसको बचा लेता वो उसको। तो जेड डाई ऑफ हंगर, बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर। ए तो सिर्फ चाहता था, किसके चार्ज के अंदर वो मरा, बी के चार्ज के अंदर मरा, तो बी जो है गिल्टी है, और ए जो है अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर का जो है उसके ऊपर चार्ज लगेगा। इन दोनों ने एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं किया, ए डिड नॉट कोऑपरेट विद बी। तो यही था, बस इतना ही है। अगर कोऑपरेट कर रहे हैं तो दोनों मर्डर के लिए लायबल हैं। अगर एक कोऑपरेट नहीं कर रहा, दूसरा कोऑपरेट कर रहा है, और उसके रहते मतलब कुछ हो गया, मर गया वो, तो वो गिल्टी होगा। और जिसने मतलब जो चाहता था मारना, उसकी वजह से भी मतलब कुछ हुआ, तो वो उसके ऊपर अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर लगेगा। अब है सेक्शन 38, बात करते हैं पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। तो डिफरेंट ऑफेंसेस अब कैसे है कि मतलब पर्सन एक क्रिमिनल एक्ट के अंदर है, मतलब बहुत सारे पर्सन एक क्रिमिनल एक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, गिल्टी हैं, ठीक है। और वो डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए कब लायबल होंगे, पहली बात तो ये आइए समझते हैं। वेयर several person are engaged or concerned in the commission of criminal act। एक क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए ना several person engaged थे, ठीक है, करना चाहते थे, मारना चाहते थे किसी को। they may be guilty of different offenses by means of that act। जो उन्होंने काम किया, ए ने कुछ किया, बी ने जो कुछ किया, सी ने कुछ किया, डी ने कुछ किया, तो उन एक्ट के लिए उनको गिल्टी माना जाएगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं, उससे बेटर समझ आएगा थोड़ा। तो क्या है इलस्ट्रेशन, ए अटैक्स जेड अंडर सर्कमस्टेंसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन। ए ने क्या किया, जेड के ऊपर प्रोवोक किया। जेड आया उसके पास और कहता है कि मेरे को मार। तो ये क्या है, एक ए को प्रोवोक किया गया जेड के द्वारा, तो उसके ऊपर क्या है, कल वो सडन प्रोवोक में आके उसने काम किया, तो वो क्या है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। देन बी आया, उसकी इलविल थी, वो भी मारना चाहता था उसको, और उसने जो है जेड को मतलब मार दिया। तो ए तो क्या था, सडन ग्रेव प्रोवोकेशन में आया था ना, वो उसके ऊपर तो कल्पेबल होमिसाइड लगा। बट जो बी था वो उसके ऊपर लगेगा गिल्टी ऑफ मर्डर, क्योंकि उसकी जो विल थी वो मारने की थी, और उसके मारने के बाद वो मर गया। तो एक ही जो
ये नहीं था, ये सोच के नहीं आया था कि मैं इसको मारूंगा ही मारूंगा। ए को सडन प्रोवोक किया गया था, इसलिए वो गिल्टी है ओनली फॉर कल्पेबल होमिसाइड। तो ये एक ये था। एंड इसके बाद एक और थोड़ा सा है कि मतलब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम कि एक कोई किडनैपिंग करना चाहता था ग्रुप, ठीक है। तो उसने एक पर्सन भेजा, ए पर्सन भेजा, ए पर्सन गया किडनैप किया, देन वो लेके आया बी के पास। बी जो है उसको कहते हैं एक रूम में जाके बंद कर दिया उसने, देन उसने कन्फाइन किया। ए ने किडनैपिंग की, बी ने कन्फाइन किया, सी ने जो है उसको कहते बंदी बना के जो है पहाड़ी के ऊपर ले गया, और फिर वहाँ से जो है डी ने जो है उसको धक्का दे दिया, मर्डर कर दिया। तो इन चारों ने अलग अलग एक्ट किया है, इन चारों को अलग अलग जो है एक्ट के लिए जो है वो माना जाएगा लायबल। बट अगर इसको नहीं पता था, इनको नहीं पता था, इसको ए को नहीं पता था, बी को नहीं पता था, सी को नहीं पता था कि वो जो है डी मर्डर करने वाला है, तो ये है इनको सिर्फ अपने अपने एक्ट के लिए मिलेगी। बट इनको पता था कि हाँ ऐसा ये करने वाला है, तो ये चारों ही लायबल हैं उस एक्ट को करने के लिए, मर्डर को करने के लिए। देन अब बात करते हैं वॉलंटरी। वॉलंटरी है स्वेच्छा से कोई किया गया कार्य, जानबूझ के जो किया है, ठीक है। अ पर्सन इज सेट टू कॉज एन अफेक्ट वॉलंटरी, उसको माना जाएगा कि उसने जानबूझ के ऐसा काम किया है। व्हेन ही कॉज इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट, और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू एंड हैड अ रीजन टू बिलीव टू लाइकली टू कॉज। मतलब उसको पता था जब वो काम ऐसा कर रहा था या वो करने जा रहा था, तो उसको पता था इस काम करने से ऐसा हो जाएगा, या वो बिलीव करता था कि ऐसा करने से ऐसा कुछ हो सकता है। या तो उसको पता था कि हाँ आग लगाऊंगा तो पूरे जो है आग लग जाएगी हर जगह, और या फिर उसको पता था कि हाँ अगर मैं माचिस की तीली मैंने यहाँ आग लगा के फेंकी तो ये जहाँ है यहाँ पे विस्फोट हो सकता है, ऐसी कोई ज्वलनशील चीज़ पड़ी हुई है उसके ऊपर फेंकी तो ऐसा क्या है आग लग सकती है। इलस्ट्रेशन देखते हैं, बेटर समझ आएगा। ए सेट फायर्स by night to inhabited house in a large town for the purpose of facilitating a robbery। चोरी करनी थी, रॉबरी करनी थी, उसके लिए क्या किया है, आग लगा दी पूरे एक लार्ज टाउन के अंदर, ताकि जो है लोग जो हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, और इनको ये पता था कि आग लगाएंगे तो हो सकता है किसी की डेथ भी हो जाए। Thus caused the death of a person। Here A not have intended to cause death। चाहे उसकी इंटेंशन नहीं थी कि किसी की डेथ हो जाए, बट वो उसको इतना तो पता था ना कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। मर भी सकता है भैया, कोई बंदा आग लगा रहा है किसी घर में, हो सकता है कोई सो रहा हो, तो उसको इतना तो पता ही होता है। ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज डेथ एंड मे इवन बी अ सॉरी दैट द डेथ हैज बीन कॉज्ड बाय हिज एक्ट। भले ही वो उसके लिए सॉरी भी हो, येट इफ ही न्यू दैट ही लाइकली टू कॉज डेथ, अगर उसको पता है ना कि ऐसा काम करने से ऐसा हो सकता है, डेथ हो सकती है, ही हैज कॉजेड डेथ वॉलंटरी, अपनी स्वेच्छा से किया, जानबूझ के किया। बस यही वॉलंटरी का मीनिंग होगा, जहाँ पे भी ये वॉलंटरी वर्ड आएगा। देन ऑफेंस का एक वाइड मीनिंग है इस आईपीसी के अंदर, इस सेक्शन के अंदर। ऑफेंस मतलब क्या कह रहा है कि पहला जो है, पहला क्लॉज क्या कहता है, एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड sections mentioned in the clause 2 and 3 of this section। clause 2 and 3 जो नीचे हैं, clause 2 and 3 of this section, and the word offense denotes a thing made punishable by this code। क्लॉज 2 और 3 को हम छोड़ देते हैं एक बारी। अगर वर्ड ऑफेंस आया कहीं पे भी अंदर, कहीं किसी भी सेक्शन के अंदर आईपीसी के, तो उसको ये समझा जाएगा पनिशेबल अंडर दिस कोड, ठीक है। देन अब बात करते हैं सेक्शन 2 की, क्लॉज 2 की। तो इन चैप्टर 4 क्या है, जनरल एक्सेप्शंस। चैप्टर 5 क्या है, 5A बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी से। देन in the following sections, namely section 64, 65, 66, 67, 71, 109,
110, 112, 114, 115, 116, 17, 187, 118, 19, 20। तो ये सारे जो हैं 107 से ले 109 से लेके ये अबेटमेंट के अंदर आते हैं। देन इसके बाद के जो सेक्शंस हैं, ये सारे जितने भी सेक्शंस हैं 445 तक। द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग पनिशेबल अंडर दिस कोड। ऑफेंस जहाँ आ गया तो इसका मतलब ये है कि पनिशेबल अंडर दिस कोड और एनी अदर स्पेशल लॉ और लोकल लॉ हेयर इन आफ्टर डिफाइंड। मतलब उसके अगर कोई स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है तो उसके अंदर जो है वो पनिशेबल माना जाएगा ऑफेंस जो है। एंड इन सेक्शंस 141 क्या है भाई? अनलॉफुल असेंबली। 176 क्या है? ओमिशन टू गिव नोटिस। 177 क्या है? फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। 201 क्या है? कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस। फिर उसके बाद क्या है? 202 हाइडिंग इंफॉर्मेशन। फिर देन उसके बाद है 212 वो क्या है? हार्बरिंग ऑफेंडर, अपराधी को शरण देना। देन उसके बाद है 216 हार्बरिंग ऑफेंडर who has escaped from the custody and whose apprehension has been ordered if a capital offense if punishable with imprisonment for life। तो ऐसे बंदे को आप पनाह दे रहे हो। देन उसके बाद 441 क्रिमिनल ट्रेसपास। तो वो क्या है? ये सब द वर्ड यहाँ पे भी इन सेक्शन के अंदर वर्ड जो ऑफेंस आएगा हैज द सेम मीनिंग विद द थिंग पनिशेबल अंडर द स्पेशल और लोकल लॉ is punishable under the such law with imprisonment for term 6 months और upwards। मतलब 6 महीने से ज़्यादा के जितने भी हैं तो उसके अंदर जितना भी मतलब लोकल लॉ और ये के अंदर अगर ये आया वर्ड ऑफेंस तो उसको पनिशेबल ही समझा जाएगा वेदर और विदाउट फाइन। अगर ऐसा कोई ऑफेंस है तो उसको पनिशेबल माना जाएगा। तो ये था जी आज 40 तक के जो सेक्शन हैं। आगे के सेक्शन बहुत इजी हैं, हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी कवर कर लेंगे। देन उसके बाद हम और भी सीरीज लेके आएंगे बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे CRPC एंड उसके PIL है, मुस्लिम लॉ है। देन इन सभी सब्जेक्ट्स को भी मेरी कवर करने की कोशिश रहेगी अपने आगे वाले वीडियोस में। देन अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। हैव अ नाइस डे।